राजाओं ने सत्ता छोड़कर त्याग का काम किया है। हिंदुस्तान में यह बड़ा भारी विलप हुआ है कि देशी रियासतों की समस्या इतने कम समय में हल हो गई। यह सब क्यों हुआ, किस तरह हुआ, अभी बहुत कम लोग जानते हैं। उससे क्या लाभ है, उन सब का मूल्य आंकने में हमें समय लगेगा। जो कुछ हुआ उसे बहुत ही कम लोग समझते हैं और जानते हैं। संक्षेप में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में रियासतों को एकत्रित करने की और उन्हें हिंदुस्तान में मिलाने की कल्पना किस तरह से उद्यत हुई, उसका ख्याल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब मैंने हिंदुस्तान सरकार के गृह मंत्री का पद स्वीकार किया, तब मुझे कोई ख्याल नहीं था कि इन देशी रियासतों का काम मेरे पास आने वाला है। उनका क्या नक्शा बनेगा, यह भी मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये मध्य प्रांत में बस्तर नाम की एक रियासत है। उस रियासत की धरती में काफ़ी धन भरा है। उसका उपयोग कौन करे, किस तरह करे, इस बारे में मेरे पास किसी ने एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में मुझे सावधान किया गया कि बस्तर का कच्चा सोना भरा है, लेकिन उसका उपयोग हिंदुस्तान के हित में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अहित में होने वाला है। यह कहकर उसने सारा बयान दे दिया। उस रिपोर्ट में विस्तार से लिखा था कि बस्तर की भूमि में क्या क्या कीमती चीज़ें भरी हैं और उनको किस तरह से मॉर्टगेज किया जाता है। उसमें लिखा था हैदराबाद रियासत को बहुत बड़ी लंबी लीज ठेके की अवधि के लिए सारी स्टेट का यह अमूल्य धन दिया जा रहा है। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का यह काम था। बस्तर स्टेट के राजा समीर नाबालिग है, वालिये अभिभावक परदेसी हैं। ये परदेसी लोग वहाँ काम कर रहे हैं और बहुत ज़ोरों से ये काम चल रहा है। जब मैंने देखा तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से पूछवाया कि बस्तर स्टेट में कौन लीज कर रहा है, किसकी लीज है, उसके बारे में आप लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया है, ये सब मेरे को बतलाओ और रिपोर्ट भेजो। पहले तो उन लोगों ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन फिर मेरे पास यह चीज़ सामने आई कि हैदराबाद स्टेट के साथ बस्तर के संबंध रेलवे से बनाया जाए और यह रेलवे हैदराबाद स्टेट में बनवाएं। बस्तर की माइंस खानों में जितना खनिज है उनका लीज़ किया जाए और बहुत लंबे समय के लिए यह लीज़ दिया जाए। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में यह सब कोशिश की जा रही थी। यह भी बहुत जल्द काम करने के लिए कोशिश हो रही थी, लेकिन सवाल ये था उस पे दस्तखत कौन करे। मैंने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से कहा यह चीज़ आप नहीं कर सकते, अब तो यहाँ से जाना ही है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव करने वाले स्टेट के शासक हैं। हमने कहा कि हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते इस समय, पर वे खुद दस्तखत नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनमें रोड़ा डाल दिया है। तब उन्होंने राजा को, जो अभी छोटा था, गद्दी पर बैठा था, क्योंकि उसके दस्तखत लेना आसान था, वह अभी बच्चा था, यह सब दांव पेंच समझता भी नहीं था। तब उनको मैंने दिल्ली में बुलवाया। महाराजा इतना समझदार नहीं था, इसलिए मैंने उसके रिश्तेदार मयूरभंज के महाराजा को भी साथ में बुलाया। वे दोनों दिल्ली आए। मयूरभंज के राजा सियाने आदमी हैं, लेकिन वे बस्तर पर कुछ प्रभाव डाल सके ऐसा तो मैंने नहीं पाया। महाराजा बस्तर भी अभी बहुत अनुभव विहीन है, बच्चा है। उस निर्दोष के दस्तखत कराना मेरी राय में एक प्रकार का गुनाह था।
उसको राज्य चलाने के कोई अनुभव नहीं था, ना इल्म था। इस मामले में क्या बनेगा, यह चीज़ कहाँ बैठेगी, इस बात को कैसे सुलझा जाएगा, मुझे ये अंदेशा हुआ। मैंने सोचा जल्द ही पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को हटाया जाए तो यह सब काम हो सकता है। यही एक किस्सा नहीं था, और भी बहुत से किस्से थे। कितने ही छोटे छोटे लड़कों को गद्दी पर बिठा दिया गया था। तब वे हमारी ये कोशिश थी कि इन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में जितनी जल्दी हो सके ये चेंज लाया जाए। ये लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा था। तब हमारी ये कोशिश हुई कि हम इसको जाते जाते इनका जितना काम रुका हुआ है वो सब करवा लें। मैं सोच ही रहा था कि भविष्य में रियासतों का क्या होना चाहिए और किस तरह से काम होना चाहिए। तब मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसके अनुसार वह हक भारत सरकार को मिल जाने वाले थे। मैंने उन महाराजाओं को बुलाया और कहा, इस बार पर विचार करने के लिए यदि आपको वक्त चाहिए तो वक्त लो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से समझकर इस पर दस्तखत करो, तब मैं कबूल करूँगा। उन लोगों ने नहीं किया तो मैं चला गया। मैं स्टेशन पर गया, वहाँ मैं रेल में बैठा था। वहाँ पर उन लोगों ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन मेरे पीछे उन लोगों ने एक पैगाम भेजा, 1 घंटा ठहर जाए। तो मैं रेलगाड़ी में ही ठहर गया, पर मेरा सेक्रेटरी उनके पास रहा। उसने उन लोगों को समझाया, तब उन लोगों ने दस्तखत कर दिए और मुझको यह दस्तखत रेल में भेज दिए।